मान लिया कि यौगिक कोई भी शब्द दे रखा होगा, जब आप उस शब्द के टुकड़े कर दें। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सूरज कुमार ठाकुदारा से और पढ़ाई लिखाई के इस प्लेटफॉर्म में एग्जाम रिलेटेड में मैं आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूं। कैसे हैं? हमें सब बढ़िया हैं। तो आज का जो टॉपिक रहेगा भाई वो समझेंगे। हमने जैसा कि पिछली वीडियो में हम पढ़ाया था, हमने शब्द भेद के द्वितीय पॉइंट आप तक के पास तक पहुंच चुका था। अब द्वितीय पॉइंट के अंतर्गत मैंने किन किन बातों पर तुम्हें समझाया था तो वो तुमने अच्छी तरह से पढ़ी होंगी। अब नेक्स्ट हम तीसरे पार्ट में शब्द भेद के पढ़ेंगे। जो पॉइंट रह गए थे शब्द भेद के अंतर्गत, उसी डायग्राम के आधार पर पॉइंट चल रहा था जो सा आपने देखा है। तो हम यहाँ पर इस तीसरे पार्ट में शब्द भेद के अंतर्गत जो शब्द भेद का चैप्टर था, जिसमें मैंने दर्शाया था कि शब्द भेद का द्वितीय नाम शब्द ओष्ठ भी कहलाता है। तो यहाँ पर हम तीसरे पॉइंट में अब पढ़ेंगे शब्द भेद के अंतर्गत, जहाँ पर बात की गई थी रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के भेद कितने होते हैं। अर्थात जो पॉइंट था बात करेंगे शब्द भेद के अंतर्गत पहले पॉइंट की, जिसमें रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के भेद मैंने दर्शाए थे कितने होते हैं? 3। अर्थात रचना या बनावट के आधार पर जो शब्दों के भेद होते हैं वो 3 होते हैं। गर्मी काफ़ी है भाई, तुम भी देख पा रहे हो, तो एक सब्सक्राइब तो बनता ही है भाई। तो देखेंगे पॉइंट में कि रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के भेद 3 होते हैं, जिसमें नंबर 1 आता है रूढ़ शब्द, नंबर 2 यौगिक शब्द, नंबर 3 आता है ये पॉइंट में योग ऋण शब्द। योग ऋण शब्द अर्थात आपने पढ़ा कि रचना या बनावट के आधार पर जो शब्दों के भेद होते हैं तो वो 3 होते हैं, जिसमें नंबर 1 रूढ़ शब्द, नंबर 2 यौगिक शब्द और नंबर 3 योग ऋण शब्द आता है। अब यहाँ पर पहला पॉइंट पढ़ेंगे। नंबर 1 के अंतर्गत रूढ़ शब्द कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 परिभाषा में पढ़ेंगे। अब रूढ़ शब्द क्या होते हैं, किन्हें कहा जाता है, रूढ़ शब्दों के अंतर्गत तो बातें करेंगे, अर्थात समझेंगे कि रूढ़ शब्द क्या होते हैं। तो यहाँ पर परिभाषा में आप देखें कि रूढ़ शब्द क्या कहलाते हैं। तो यहाँ पर जब हम बात करेंगे रूढ़ शब्दों की तो आप समझेंगे ये वह शब्द कहलाते हैं जिनके खंड नहीं किए जाते हैं, अर्थात खंड करने से सही अर्थ न निकले। तो समझे आप सभी? आपने पढ़ा पॉइंट में कि ये वह शब्द कहलाते हैं जिनके खंड नहीं किए जाते हैं, अर्थात खंड करने से सही अर्थ न निकले।
ऐसे शब्दों को ऋण शब्द कहा जाता है। अर्थात ये वे शब्द होते हैं कि कोई भी शब्द जो दे रखा होगा, यदि हम उस शब्द के खंड कर दें तो ना तो इस शब्द का अर्थ निकलता है और ना ही इस शब्द का अर्थ निकलता है। लेकिन जब ये आपस में मिल जाते हैं तो दोनों का ही अर्थ सही होता है, तो ऐसे शब्दों को ऋण शब्द कहा जाता है। यदि हम एग्जाम्पल में बात करें तो एग्जाम्पल में समझेंगे कि शब्द आ सकता है पानी। अब यहाँ पर यदि मैं पानी में नी शब्द को हटा दूं, अर्थात ये नी यहाँ पर प्रत्यय कहलाता है। मान लिया कि मैंने यहाँ पर नी को हटा दिया तो यहाँ पर बचा पा, और इस पा का कोई भी अर्थ नहीं होगा, इसलिए शब्द दोनों ही मिलकर बने हैं पानी। ऐसे ही शब्द आ गया जैसे जग, ऐसे ही शब्द आया यहाँ पर कमल। अब मान लिया कि यहाँ पर कमल के अंतर्गत हम कै को अलग करें, मैं को अलग करें, ले को अलग करें तो इसमें किसी का भी अर्थ नहीं निकलेगा। ऐसे ही कोई सा भी पॉइंट आ जाए, जैसे हमने शब्द लिख दिया मिट्टी या डैश डैश आदि, अर्थात आप शॉर्ट पॉइंट में समझेंगे कि ऋण शब्द वह शब्द कहलाते हैं जिनके खंड नहीं किए जाते हैं, अर्थात खंड कर दें तो उन शब्दों का कुछ भी शाब्दिक अर्थ नहीं होता है, इसलिए इन सभी शब्दों को ऋण शब्द कहा जाता है। तो आपने रचना या बनावट के आधार पर एक पॉइंट पढ़ा जिसमें बताया गया कि यह वह शब्द कहलाते हैं जिनके खंड नहीं होते हैं, और खंड यदि कर दें तो सही अर्थ नहीं निकलता है, इसलिए इन शब्दों को ऋण शब्द कहा जाता है। तो आपने पहला पॉइंट पढ़ा। अब बात करेंगे दूसरे पॉइंट में, जिसमें दूसरा पॉइंट दे रखा था यौगिक शब्द। अब यौगिक शब्द क्या होते हैं तो पहले आप समझेंगे नंबर 2 पॉइंट में यौगिक शब्द। यौगिक शब्द, अब आप पहले यहाँ एक पॉइंट समझेंगे नोट करके कि यौगिक शब्द दो शब्दों से मिलकर बना होता है, योग प्लस के इक से, अर्थात इक प्रत्यय कहलाता है जिसका कोई भी शाब्दिक अर्थ नहीं होता है। तो यहाँ पर पॉइंट आया कि यौगिक शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है योग प्लस के इक से, और योग प्लस इक के मिलने से ही यौगिक शब्द का निर्माण हुआ है। तो आपने एक पॉइंट यहाँ पर शॉर्ट में समझा कि यौगिक शब्द क्या है, तो यौगिक शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है योग प्लस इक से। अब इसकी परिभाषा की यदि हम बात करें तो आप परिभाषा में समझेंगे कि ये वह शब्द होते हैं जो दो शब्दों की सहायता से मिलकर बने होते हैं। परिभाषा समझें कि यह वे शब्द कहलाते हैं जो दो शब्दों की सहायता से मिलकर बनते हैं और खंड करने पर दोनों शब्दों का अपना अपना अर्थ होता है। तो आपने परिभाषा में समझा कि यौगिक शब्द क्या होते हैं। तो यौगिक शब्द में आप समझेंगे कि यौगिक वह शब्द कहलाता है जो दो शब्दों से मिलकर बना होता है,
और दोनों ही शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ होता है। मान लिया कि यौगिक कोई भी शब्द दे रखा होगा, जब आप उस शब्द के टुकड़े कर दें या अलग अलग भागों में बांट दें तो उन दोनों शब्दों का ही कुछ ना कुछ सही अर्थ होगा। इस आधार पर ही इन शब्दों को यौगिक शब्द कहा जाता है। एग्जाम्पल में यदि समझें तो एग्जाम्पल में जैसे शब्द दे रखा था योगशाला। अब योगशाला शब्द क्या है, तो योगशाला शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, योग प्लस शाला से। अब शाला का अर्थ क्या होता है, तो यहाँ पर शाला का अर्थ होता है घर। तो आप समझे कि योग का जो घर होता है तो वह योगशाला कहलाता है। ऐसे ही आप पॉइंट समझें, जैसे मैंने शब्द लिखा विद्यालय। अब मैं विद्यालय की बात करूं तो विद्यालय भी दो शब्दों से मिलकर बना है, विद्या प्लस के आलय। आलय का घर अर्थ होता है घर, अर्थात विद्या का जो घर होगा तो वह विद्यालय कहलाता है। ऐसे ही आगे समझेंगे छात्रावास। छात्रावास, अब यहाँ पर समझे, अर्थात छात्रावास दो शब्दों से मिलकर बना है, छात्र प्लस के आवास से, और आवास का अर्थ होता है रहन सहन या घर, कुछ भी कह सकते हैं। अर्थात रहने का जो घर था या रहने का जो स्थान है छात्र के, तो वही क्या कहलाता है, छात्रावास कहलाता है, जहां पर छात्र आवास अर्थात आराम करता है, परिश्रम करता है। किसी प्रकार से आप पॉइंट समझें। ऐसे ही आगे शब्द लिखा हुआ है जैसे देवालय, डैश आदि। अब आप देवालय से समझे, देव का मतलब होता है देवताओं से और आलय का मतलब होता है घर, अर्थात देवताओं का जो घर होता है वह देवालय कहलाता है, डैश आदि। इसी प्रकार के सभी शब्दों को यौगिक शब्द कहा जाता है, जो शब्द दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं और उन दोनों शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ सही होता है टुकड़े करने पर। तो आप समझेंगे। अब एक आपने एग्जाम्पल पढ़े, लेकिन एक नोट करके पॉइंट समझेंगे जो यौगिक के अंतर्गत ही प्रयोग किया जाता है। इस नोट पॉइंट में आप काफ़ी शब्दों को पढ़ेंगे। एक छोटे से पॉइंट में हम आपको काफ़ी सारे शब्दों की व्याख्या कराएंगे। जैसे शब्द मैंने लिखा नोट करके, और मैंने एक नोट में समझाया यहाँ पर कि तत्पुरुष समास के सभी उदाहरण यौगिक शब्द कहलाते हैं। तो आप समझे कि जो तत्पुरुष समास के उदाहरण होते हैं, जो तत्पुरुष समास के उदाहरण होते हैं वह सभी के सभी यौगिक शब्द कहलाते हैं। अभी आप आगे पॉइंट में पढ़ेंगे कि तत्पुरुष समास के भेद कितने होते हैं, एग्जाम्पल किस प्रकार से होंगे। तो एग्जाम्पल इसी के अंतर्गत प्रयोग किए आते हैं जहां पर तत्पुरुष समास के 6 भेदों की व्याख्या की जाती है, और इन 6 के 6 भेदों के जितने भी उदाहरण होंगे वह सभी उदाहरण यौगिक शब्द के अंतर्गत प्रयोग किए जाते हैं। तो आपने छोटे से पॉइंट में पढ़ा कि तत्पुरुष समास के सभी उदाहरण यौगिक शब्द कहलाते हैं। अब पॉइंट पढ़ेंगे नंबर 3 पॉइंट, और नंबर 3 में पढ़ेंगे आप अब योगऋण शब्द। अब योगऋण शब्द क्या होते हैं तो समझेंगे। लिख लिया करो भाई अपने नोट्स में ये चीजें, सभी स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हैं तो अपने नोट्स में लिख लिया करो भाई। तो पॉइंट अब नंबर 3 समझेंगे कि नंबर 3 जो पॉइंट था हमारा, तो वह दे रखा था योगऋण शब्द। अब योगऋण शब्द क्या होते हैं तो ये भी आप परिभाषा से पढ़ेंगे किस प्रकार से। तो यहाँ पर समझेंगे
योग ऋण शब्द के अंतर्गत ये शब्द, अब ये का मतलब किससे चल लिया है, योग ऋण शब्दों से। ये शब्द दो शब्दों से मिलकर बना होता है। जिस प्रकार से आपने यौगिक में पढ़ा था कि यौगिक शब्द दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं, उसी प्रकार से योग ऋण शब्द भी दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं। बस अंतर इतना है कि यौगिक शब्द के टुकड़े करने पर दोनों शब्द अपना अपना अर्थ देते हैं, लेकिन यहां पर समझेंगे योग ऋण के अंतर्गत यह शब्द दो शब्दों से मिलकर बना होता है, लेकिन दोनों शब्द टुकड़े करने पर अपना अपना सही अर्थ प्रयोग करते हुए किसी अन्य शब्द की ओर संकेत करते हैं। तो आपने पॉइंट पढ़ा, देखो पॉइंट दोनों ही एक हैं, यौगिक भी और योग ऋण भी। बस अंतर इतना है कि यौगिक शब्द भी दो शब्दों से ही मिलकर बना है, लेकिन दोनों शब्द अपना अपना अर्थ देते हैं। लेकिन जो योग ऋण शब्द होंगे तो वो भी दो शब्दों से मिलकर बना होता है, लेकिन दोनों ही शब्द अपना अपना अर्थ देते हुए किसी अन्य तीसरे अर्थ की ओर संकेत करते हैं। मान लिया दोनों शब्दों ने अपना अर्थ तो दिया, लेकिन किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत करते हैं। अब परिभाषा आपने पढ़ी, एग्जाम्पल में समझेंगे किस प्रकार के शब्द आ सकते हैं। तो जैसे मैंने यहां पर एक शब्द लिखा वीणा पाणी, शब्द मैंने लिखा वीणा पाणी। अब वीणा पाणी शब्द क्या है, तो यहां पर समझेंगे कि वीणा पाणी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। वीणा पाणी यानी दो शब्दों से मिलकर बना है वीणा पाणी। अब वीणा का मतलब वीणा से होता है जो गिटार होती है बजाने वाले, लेकिन पाणी का अर्थ होता है हाथ। अब देखो दोनों ही शब्दों ने अपना अर्थ दिया, वीणा का मतलब वीणा से और पाणी का मतलब हाथ से। अर्थात तात्पर्य इन दोनों शब्दों का किसकी तरफ संकेत करता है, तो यहां पर आप समझेंगे सरस्वती। अर्थात जो वीणा है हाथों में, अब किसके हाथों में वीणा है, तो किसके, सरस्वती के। ऐसे ही जैसे मैंने पॉइंट लिखा आगे पंकज। अब पंकज शब्द भी दो शब्दों से मिलकर बना है, पंक प्लस जैसे, पंक प्लस जैसे। अब समझेंगे कि पंख का अर्थ क्या होता है, तो पंख का अर्थ होता है कीचड़ और जय का अर्थ होता है जन्मा। अर्थात कीचड़ में जन्मा। अब कीचड़ में जन्मा अर्थात बताया ये शब्द कमल। अब देखो किसकी तरफ संकेत करा पंकज शब्द ने, कि पंक का अर्थ होता है कीचड़ और जय का अर्थ होता है जन्मा। अर्थात कीचड़ में जन्मा क्या कहलाएगा, कमल कहलाएगा। तो आपने एग्जाम्पल में ये पॉइंट पढ़ा। अब आप इसी पॉइंट के अंतर्गत नोट करके समझेंगे। अब नोट में पॉइंट क्या होगा, तो नोट में आप समझेंगे यहां पर पॉइंट बहुब्रीहि समास के सभी उदाहरण, बहुब्रीहि समास के सभी उदाहरण योग ऋण
शब्द कहलाते हैं। तो आप सभी समझे कि बहुब्रीहि समास के सभी उदाहरण जो होते हैं तो वह योगऋण शब्द कहलाते हैं। अर्थात जो बहुब्रीहि समास के सभी उदाहरण होंगे तो वह योगऋण शब्द कहलाते हैं। अब बहुब्रीहि में आप पॉइंट पढ़ लेंगे, जब हम आगे पढ़ाएंगे तो बहुब्रीहि के अंतर्गत बहुत सारे पॉइंट आते हैं। जैसे शब्द के अंतर्गत आ गया था दशानन, गजानन, लंबोदर, वीणा पाली पढ़ा। इसी तरीके से त्रिशंकु शब्द पढ़ेंगे, त्रिदेव पढ़ेंगे। इस प्रकार के बहुत सारे शब्द आएंगे जो बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। और आपसे पूछा जाएगा कि इस शब्द में शब्द भेद के रचना के आधार पर किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, ऋण शब्द का, यौगिक का, योगऋण का, इनमें से कोई नहीं। तो आप पढ़ेंगे यहाँ पर योगऋण। और यदि तत्पुरुष समास से संबंधित बात की जाएगी तो तत्पुरुष समास के जितने भी उदाहरण होते हैं सभी यौगिक शब्द के अंतर्गत प्रयोग किए जाते हैं। तो आपने यहाँ पर शब्द भेद का पॉइंट पढ़ा, जिसमें बात की गई थी शब्द भेद से संबंधित इन तीनों पॉइंटों पर कि रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के भेद कितने होते हैं। तो आपने पढ़े 3 होते हैं, जिसमें नंबर 1 पढ़ा था ऋण शब्द, यौगिक शब्द, योगऋण शब्द। परिभाषा आपने पढ़ी। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, और नेक्स्ट पॉइंट कौन सा होगा तो आप समझेंगे। शब्द भेद के अंतर्गत ही एक पॉइंट आता है जिसे विकार कहा जाता है। यदि हम परिभाषा के अंतर पॉइंट समझें तो शब्द भेद के अंतर्गत ही एक पॉइंट होगा जिसे विकार कहा जाता है। और विकार के 2 भेद होते हैं, जिसमें नंबर 1 शब्द आता है विकारी और नंबर 2 शब्द आता है अविकारी। नंबर 1 शब्द था विकारी और नंबर 2 शब्द होगा अविकारी। अब आप समझें कि विकारी शब्द क्या होते हैं। तो विकारी वह शब्द होते हैं जिनमें एक दूसरे के स्थान पर आने से कोई भी परिवर्तन अर्थ में नहीं होता है। तो आप समझे कि आप पढ़ रहे थे यहाँ पर विकार के अंतर्गत जो शब्द भेद का एक पॉइंट है विकार, और विकार के 2 भेद होते हैं, एक विकारी और एक दे रखा था यहाँ पर अविकारी। तो आपने एक पॉइंट पढ़ा विकारी, अर्थात बताया कि विकारी वह शब्द होते हैं जिनमें एक दूसरे के स्थान पर आने से कोई भी परिवर्तन अर्थ में नहीं होता है। अर्थात राम के स्थान पर श्याम कर दें, श्याम के स्थान पर दिनेश कर दें, दिनेश के स्थान पर रवि कर दें। किसी भी प्रकार से यदि शब्द आते हैं तो शब्दों पर अर्थ के कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो इस प्रकार के शब्दों को विकारी शब्द कहा जाता है। आगे समझें अविकारी। अविकारी में पॉइंट समझेंगे, वह शब्द होते हैं जिनमें एक दूसरे के स्थान पर आने से अर्थ में परिवर्तन
आ जाता है, अर्थ में परिवर्तन आ जाता है, इस प्रकार के शब्दों को अविकारी शब्द कहा जाता है। तो आपने पॉइंट पढ़ा कि अविकारी शब्द क्या होते हैं। अविकारी शब्द वह शब्द कहलाते हैं होते हैं जिनमें एक दूसरे के स्थान पर आने से अर्थ में परिवर्तन आ जाता है तो उन्हें अविकारी कहा जाता है, और यदि परिवर्तन नहीं आता है तो उन्हें विकारी कहा जाता है। अर्थात अविकारी का द्वितीय नाम अव्यय भी कहलाता है, जो दो शब्दों से मिलकर बना था, ए प्लस के व्यय। व्यय का मतलब होता है खर्च और ए का मतलब होता है न, अर्थात जिन शब्दों में कुछ भी खर्च नहीं होता है, इस प्रकार के शब्दों को अव्यय कहा जाता है। आगे बताए थे पॉइंट में एग्जाम्पल, यदि आप अविकारी का देखें तो समझेंगे। जिस प्रकार से मैंने विकारी में बताया कि एक दूसरे के स्थान पर शब्दों का आना ही और उनमें अर्थ में परिवर्तन ना हो तो वह विकारी होते हैं, और यदि एक दूसरे के स्थान पर आने से उनमें परिवर्तन आ जाता है तो उन्हें अविकारी कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल यदि हम बात करें, मैंने लिखा रवि यहाँ है, यहाँ की बात करी, यहाँ पर शब्द अव्यय अविकारी हुआ। अगर मान लिया मैंने यहाँ पर लिख दिया रवि वहाँ है, तो आप समझे यहाँ के स्थान पर यदि मैं शब्द वहाँ का प्रयोग कर दूं तो वाक्य में अंतर होगा या नहीं होगा। अर्थात आप समझ पा रहे हैं। मान लिया कि अगर मैं कहूँ रवि यहाँ है, इसका मतलब मेरे ही पास से संबंध बताया गया रवि का। मैं कहूँ कि रवि वहाँ है, इसका मतलब रवि का संबंध मेरे पास से नहीं बताया गया। तो इस प्रकार के शब्द जिनमें परिवर्तन नहीं होता है तो उन सभी शब्दों को अविकारी शब्द कहा जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर विकारी या अविकारी क्या होते हैं, तो आपने परिभाषा के आधार पर पढ़े। अब बात करते हैं विकारी शब्दों के भेदों की। तो आपने पिछली वीडियो में जो शब्द भेद का पार्ट 1 था तो उसमें पढ़ा होगा डायग्राम के आधार पर, जो मैंने अच्छी तरीके से आपको समझाया था कि शब्द भेद के अंतर्गत जो विकारी का पॉइंट होता है, तो विकारी के अंतर्गत विकारी शब्दों के भेद 4 होते हैं, जिसमें बात किन किन शब्दों की गई तो समझेंगे। तो यहाँ पर पॉइंट था, देखो नंबर 1 अब विकारी शब्द के भेद। विकारी शब्द के जो भेद होते हैं तो वह 4 होते हैं। अब विकारी शब्द के 4 भेद कौन कौन से होते हैं, तो मैंने शब्द भेद की पार्ट 1 में बता भी दिया था, दोबारा भी समझेंगे। यहाँ पर विकारी शब्द के जो भेद दे रखे थे तो वह 4 होते हैं, जिसमें नंबर 1 संज्ञा शब्द, नंबर 2 सर्वनाम शब्द, ऐसे ही नंबर 3 क्रिया शब्द, ऐसे ही नंबर 4 पर आता है विशेषण शब्द। तो आपने चारों ही पॉइंटों को अच्छे से पढ़ा कि विकारी शब्द के जो भेद होते हैं तो वह 4 होते हैं, जिसमें नंबर 1 संज्ञा शब्द, नंबर 2 सर्वनाम शब्द, नंबर 3 क्रिया शब्द और नंबर 4 विशेषण शब्द। यहीं पर एक पॉइंट था कि संज्ञा शब्द में परिवर्तन संज्ञा शब्द में परिवर्तन किन किन शब्दों के द्वारा होता है। तो इसके भेद बताए थे मैंने 3 कि संज्ञा
में जो परिवर्तन किया जाता है तो वो किन किन शब्दों के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर इस संज्ञा से परिवर्तन होने वाले जो शब्द थे तो उनकी संख्या 3 बताई थे, जिसमें नंबर 1 बात की गई थी लिंग चैप्टर के अंतर्गत। ऐसे ही नंबर 2 पॉइंट आता है वचन और नंबर 3 आता है कारक। तो यहाँ पर बात की गई, अभी हमने शब्द भेद के बेकार के पॉइंट पढ़ाए, उनकी परिभाषा पढ़ाई आपको। अब यहाँ पर बेकारी शब्द के भेद आपको 4 बताए। परिवर्तन किन किन शब्दों के द्वारा संज्ञा में होता है तो ये सारे पॉइंट आपको बताए। तो आज के लिए इतना ही, और अब आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में पहला चैप्टर जो संज्ञा शब्द से संबंधित होगा। अर्थात आप सभी वीडियो पढ़कर आया करें भाई, स्टेप बाय स्टेप पढ़ोगे तो आपको ज्ञात होगा कि नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, या हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था। और गर्मी तो लगी रही है भाई, लेकिन ध्यान रखा करो थोड़ा सा कि आप यदि स्टेप बाय स्टेप पढ़ोगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा। मान लिया आपने कोई भी वीडियो छोड़े तो आप क्लियर नहीं कर पाएंगे किस प्रकार का पॉइंट आज पढ़ा रहे हैं, और कल पढ़ लेते तो अच्छा होता। तो इसलिए यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो कमेंट करके बता दिया करें भाई। और